हेलो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज को फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आपको मैदान और झीलें पढ़ाएंगे। मैदान द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों में मैदान मानव की सभ्यता एवं संस्कृति के पालने कार्डियल्स ऑफ सिविलाइजेशन होने के कारण इनका अध्ययन भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल दोनों में ही महत्वपूर्ण रहा है। संपूर्ण भूपटल के लगभग 41% भाग पर मैदानों का विस्तार है। सामान्य तौर पर समुद्र तल से 150 मीटर तक ऊंचे समतल भूभागों को मैदान कहा जाता है। अपवाद स्वरूप इससे ऊंचे भी मैदान हैं, जैसे मिसिसिपी का पूर्वी मैदान लगभग 500 मीटर ऊंचा है। नीदरलैंड के पोल्डर मैदान समुद्र तल से भी नीचे हैं। सीमेन के अनुसार मैदान कम ढाल तथा समतल भूभाग होते हैं। मैदानों में स्थिति, विस्तार, ऊंचाई, उत्पत्ति एवं जलवायु संबंधी काफ़ी भिन्नताएं मिलती हैं। मैदानों को वर्गीकरण अनेक आधार पर किया जा सकता है। प्रथम है रचना के आधार पर। त्रिवार्था महोदय ने रचना के अनुसार मैदानों को 4 भागों में बांटा है। पहला है समतल मैदान। वह बहुत कम विषमता वाले सपाट तथा विस्तृत मैदान को समतल मैदान कहते हैं। यहाँ ऊंचे व नीचे भागों का अंतर 15 मीटर से अधिक नहीं होता है। दूसरा है तरंगित मैदान। समान उतार चढ़ाव वाले मैदान जिसमें उच्चतम तथा निम्नतम भागों का अंतर 15 से 50 मीटर तक होता है, तरंगित मैदान कहलाते हैं। तीसरा है लहरदार मैदान। जब मैदान की सतह असमतल होती है तथा उच्चतम व निम्नतम स्थानों का अंतर 50 से 100 मीटर तक होता है, उसे लहरदार मैदान कहते हैं। चौथा है विच्छेदित मैदान। अनाच्छादन द्वारा कटे फटे मैदान को विच्छेदित मैदान कहते हैं। ऐसे मैदान के उच्चतम तथा निम्नतम भागों में 75 से 100 मीटर तक का अंतर होता है। दूसरा है उत्पत्ति निर्माण प्रक्रिया के आधार पर। मैदानों की उत्पत्ति निम्न अंतर्जात व बहिर्जात बलों के कारण होती है। इस आधार पर मैदानों को निम्न भागों में बांट सकते हैं। पहला है अंतर्जात बल द्वारा उत्पन्न मैदान। इसमें पटल विरूपण तथा ज्वालामुखी क्रिया द्वारा रचनात्मक मैदानों का निर्माण होता है। इसी के अंतर्गत आपको पहला है पटल विरूपणी मैदान। भूपटल के उत्थान तथा अवतलन या सागर तल पर स्थलखंड के निम्नजन व उन्मजन के कारण मैदानों का निर्माण होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का बृहद मैदान उत्थान इसके उदाहरण है, जो कि इससे ही निर्मित हुआ है। दूसरा है ज्वालामुखी का लावा मैदान। ज्वालामुखी या लावा मैदान ज्वालामुखी उद्गार से निःसृत लावा का प्रवाह दूर दूर तक होने से धरातल की विषमता लावा की परत के नीचे ढक जाती है। लावा मैदान का निर्माण होता है न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फ्रांस आदि में। जो लावा से निर्मित जो मैदान हैं वो इसके उदाहरण हैं। दूसरा फिर है बहिर्जात बल द्वारा निर्मित मैदान। भूपटल की समतल स्थापक शक्तियाँ अपवर्धन और निक्षेपात्मक मैदानों की रचना करती हैं। यानी कि इरोजन और डिपोजन से जो मैदानों की जो रचना होती है वो हैं। इसके अंदर अपवर्धनात्मक मैदान प्रभावित जल, पवन, हिमानी, सागरीय लहरें आदि अपवर्धन द्वारा स्थल की विषमताओं को दूर करने का प्रयास करती हैं तथा अनंतः स्थलखंड एवं आकृति विहीन मैदान में बदल जाती हैं। नदियाँ अपने अपवर्धन की अंतिम अवस्था में संप्राय मैदान पेनिप्लेन की रचना करती है। पेरिस का जो बेसिन है पूर्वी इंग्लैंड का मैदान है। अमेजन का बेसिन का दक्षिणी भाग इसके उदाहरण हैं। हिमानी अपने अपवर्धन द्वारा सपाट हिमघर्षित मैदानों की रचना करती है। इसमें गोलाकार चोटियाँ होती हैं। कनाडा, फिनलैंड, स्वीडन में ऐसे मैदान मिलते हैं। मरुस्थलीय भागों में पवन के अपवर्धन से चट्टानी भाग घिसकर मैदान के रूप में बदल जाता है। सहारा मरुस्थल के रेरी तथा हम्मादा घर्षित मैदान की इसके उदाहरण हैं।
काष्ठ प्रदेश में भूमिगत जल की अपर्दन क्रिया द्वारा काष्ठ मैदान बनते हैं जो उबड़ खाबड़ तथा तरंगित होते हैं। दूसरा है निक्षेपात्मक मैदान। नदी हिमानीय मैदान द्वारा अपरदित पदार्थों के निक्षेपण से निक्षेपित मैदान का निर्माण होता है। नदी द्वारा निर्मित मैदानों में पर्वतपदीय मैदान, पर्वतपदीय जलोढ़ मैदान, बाढ़ निर्मित मैदान तथा डेल्टा मैदान अधिक महत्वपूर्ण हैं। विश्व की सभी बड़ी शक्तियों के मैदान इसके उदाहरण हैं। प्रतिवर्ष अवसादों के जमाव के कारण ये मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। हिमोड निक्षेप से निर्मित मैदान को हिमानीकृत मैदान कहते हैं। ये उबड़ खाबड़ तथा दलदली होते हैं। मरुस्थलीय भागों से जब पवन के द्वारा रेत के कण काफ़ी दूर ले जाकर निक्षेपित किए जाते हैं तो लोइस मैदान की रचना होती है। झीलों में निरंतर गिरने वाले निक्षेपों से झीलें उथली होती जाती हैं तथा कालांतर में भरकर सपाट मैदान में बदल जाती हैं। ऐसे मैदान को झीलकृत मैदान कहते हैं। तीसरा, स्थिति के आधार पर। धरातल पर स्थिति के अनुसार मैदानों को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है आंतरिक मैदान। जब मैदान महाद्वीपों के भीतरी भागों में स्थित होते हैं तो उन्हें आंतरिक मैदान कहते हैं, जैसे गंगा यमुना मैदान। दूसरा है तटीय मैदान। सागर तट के किनारे के मैदान इन श्रेणी में आते हैं, जैसे कोकण का मैदान। अब आपको झीलें के बारे में पढ़ाएंगे। भूपृष्ठ पर पाई जाने वाले प्राकृतिक एवं विस्तृत गर्त जो जल से भरे होते हैं झीलें कहलाते हैं। इनका जल प्राय स्थिर होता है। इसमें अत्यधिक विविधताएं पाई जाती हैं। तिब्बत के पठार का लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर 300 सिकरू झील सबसे ऊंचाई पर स्थित है, जबकि मृत सागर झील सागर तल के से भी नीचे स्थित है। कई झीलें इतनी अधिक विस्तृत हैं कि सागर के समान हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की महान झीलें कैस्पियन सागर, विक्टोरिया झील आदि। झीलों का वर्गीकरण। झीलों का वर्गीकरण अनेक आधार पर किया जा सकता है। पहला है लवणता के आधार पर। जल में पाई जाने वाली लवणता के आधार पर दो प्रकार की झीलें होती हैं। पहली ये ताजे या मीठे पानी की झीलें हैं और दूसरी खारे पानी की झीलें। पहला जो मीठे जल की जो झीलें हैं, नदी, हिमानी या वर्षा द्वारा लगातार ताजे पानी की आपूर्ति वाली झीलों का पानी खारा नहीं होता है। संयुक्त राज्य की महान झीलें ग्रेट लेक्स है, जिसमें सुपीरियर, मिशिगन, हुरन, इरी, ओंटेरियो, अफ्रीका की विक्टोरिया, कनाडा की विनीपेग आदि मीठे पानी की झीलें हैं। दूसरा, खारे पानी की झीलें। अनेक झीलों के पानी में विभिन्न क्षारीय पदार्थ मिले हुए होने के कारण उनका पानी खारा होता है। झीलों में ताज़ा पानी की नियमित आवक है तथा स्थिर जल की निकासी का मार्ग न होने की स्थिति में झील के पेंदे में क्षार युक्त चट्टानें होने पर, झील के जल ग्रहण क्षेत्र में लवणता युक्त मृदा होने पर, वाष्पीकरण की उच्च दर होने से तथा समुद्री जल से संपर्क होने पर झीलों का पानी खारा हो जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ग्रेट साल्ट लेक, भारत में सामर, डीडवाना में पचपदरा तथा जॉर्डन में मृत सागर खारे पानी की झीलें हैं। दूसरा है उत्पत्ति एवं निर्माण के आधार पर। उत्पत्ति के साधनों तथा निर्माण प्रक्रिया के आधार पर झीलों को निम्न प्रकार होती है। पहला, पटल विरूपण द्वारा उत्पन्न झीलें। भूपटल विरूपण विवर्तनिक टेक्टोनिक हलचलों के कारण भूपृष्ठ पर अविनीत अपनति, भ्रंश व दरारें पड़ जाती हैं। झीलों का निर्माण होता है। अफ्रीका में भ्रंश व दरार से निर्मित झीलों की बहुतायत से मृत सागर, टांगानिका, न्यास अल्बर्ट, रुडोल्फ आदि रिफ्ट घाटी में स्थित झीलें हैं। भूकंप के आवेग से स्पष्ट स्थल का कुछ भाग नीचे धंस जाता है, जिसे पानी भर जाने से झीलें का निर्माण होता है। दूसरा, हिमानीकृत झीलें। धरातल हिमानी के अपर्दन निक्षेप से निर्मित झीलें सर्वाधिक हैं। इनमें से अधिकांश की उत्पत्ति हिमनद हुई थी। उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी पश्चिमी यूरोप में हिमानीकृत झीलें सैकड़ों की संख्या में एक साथ मिलती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की महान झीलों की अपवाद मान लिया जाए तो अधिकांश हिमानी निर्मित झीलें आकार में छोटी होती हैं। तीसरा है नदीकृत झीलें। नदी अपर्दन निक्षेप द्वारा अनेक प्रकार की झीलों का निर्माण होता है। नदीकृत झीलों द्वारा अस्थायी होती हैं। गोखरू, पोखरा झील, जलोढ़ पंख झील, डेल्टा झील आदि इसके नदीकृत झीलों के प्रकार हैं।
चौथा है पवनकृत जिले मरुस्थलीय से भागों प्रदेशों में पवन की अपवाह क्रिया द्वारा अनेक बार गहरे गर्तों का निर्माण होता है। आंतरिक प्रवाह के कारण यहाँ खारे पानी की झीलें विकसित हो जाती हैं। ऐसी झीलों को प्लाया कहते हैं। पांचवा ज्वालामुखी क्रिया निर्मित झीलें। ज्वालामुखी के उद्गम तथा निष्कृत लावा के अवरोध से झीलों का निर्माण हो जाता है। नदी घाटी में लावा का प्रवाह होने पर नदी में प्राकृतिक बांध का निर्माण होने से झीलों को बन जाती हैं। ज्वालामुखी के क्रेटर में जल के एकत्र होने से क्रेटर झील का निर्माण होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की क्रेटर लेक इसका उदाहरण है। छठा है भूमिगत जल निर्मित झीलें। चुनाव प्रदेशों में भूमिगत जल की गोलक क्रिया के कारण बनने वाले गड्ढों से जल भर जाने से काष्ठ झीलों का निर्माण होता है। कभी कभी कंदराओं के ऊपरी छत गिर जाने से तथा उसमें पानी भर जाने से झीलों का निर्माण हो जाता है। सातवां है भूस्खलन द्वारा निर्मित झीलें। पर्वतीय भागों में ढालों से चट्टानें तथा मलबा सड़क के निचले भागों में प्रवाहित नदियों के द्वारा जो मार्ग अवरुद्ध कर दिया जाता है, जिसके कारण अस्थायी झील का निर्माण हो जाता है। इनके अवरोध टूटने पर निश्चित घाटी में अचानक बाढ़ आ जाती है। झीलों का विलोपन यानी झीलें सदैव बनी नहीं रहती हैं, इसके कारण अनेक झीलें विलोपित हो जाती हैं, जिसके अनेक कारण उत्तरदायी होते हैं। पहला निकासी से नीचे होने से झीलों में निकलने वाली नदी जब शीर्ष प्रदर्शन घाटी को अधिक गहरा कर देती है तो झीलों का सारा जल बह जाता है, फलस्वरूप झील समाप्त हो जाती है। दूसरा पटल विरूपण से। अंतर्जात बलों द्वारा जब कोई स्थलखंड ऊंचा उठ जाता है या प्राकृतिक बांध टूट जाता है या पैंदे में दरारें पड़ जाती है या नदी मार्ग में परिवर्तन हो जाता है तो झीलें समाप्त हो जाती है। तीसरा है निक्षेपण से। नदी द्वारा लाई जाने वाली तलछट के जमाव, पवन द्वारा धूल व रेत की निक्षेपण, ज्वालामुखी राख व लावा की निक्षेपण तथा भूस्खलन द्वारा झीलों के भर जाने पर झीलों का विलोपन हो जाता है। उथली मैदानों पर अधिक संख्या में वनस्पतियां उग जाने से भी सने सने जल राशि घटती जाती है तथा झील अदृश्य हो जाती है। धन्यवाद।